अगर हमें जो चीज़ पसंद है या जिसका हमें पैशन है हम्म। और उस समय बीएचएल में काफ़ी मतलब बाकी जगहों से अच्छी फैसिलिटीज़ थी। तो एक बार नेशनल में हो गया सिलेक्शन, तो उसके बाद फिर ये नटराज में ही वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे। बच्चा रैकेट पकड़ता है और पेरेंट्स पहले डमी स्कूल में डाल देते हैं कि भाई, फिर बाद में बीएचएल में एनआईएस एक कोच अपॉइंट होने लगे। स्कूल से आए और तुरंत खेलने चले गए। जूनियर रहते ही सीनियर में क्लिक करोगे तो भी 35 और 40 प्लस का टूर्नामेंट देखेंगे। लेडी ऑफिसर्स हुई थी एयरफोर्स में, उनमें से एक थी इंडिया वो। की। नमस्कार, स्पोर्ट्स मिरर वन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्पोर्ट्स मिरर वन आपके लिए जिस तरह से पुराने एपिसोड्स में कई प्लेयर्स से मुलाकात करा चुका है, कई जो स्पोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे मुलाकात करा चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो एक ऐसे काम को अंजाम देते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। आज हम जानते हैं कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में यदि हम महिला शक्ति की बात करें तो महिला शक्ति बहुत ज़्यादा आम लोगों को इंस्पायर करती है, और यदि वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो फिर उसका जो कार्य क्षेत्र है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने बच्चों की देखभाल, उन बच्चों के साथ साथ अपनी फैमिली की देखभाल, साथ में यदि खेलेंगे तो फील्ड पर देखभाल, और फील्ड पर यदि आप खेलते हैं तो फिर वहाँ आपको चैंपियन बनना होता है, वो भी काम करते हैं। एक बहन, बेटी, पत्नी, चाची, दादी, नानी, ऐसे बहुत से अलंकरण जिसके साथ जुड़ते जाते हैं। और आज के एपिसोड में हम एक ऐसे ही व्यक्ति से, एक ऐसे ही स्पोर्ट्स पर्सन से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो मैंने नाम लिए, बहन, बेटी, पत्नी, नानी, ऐसे नाम उनके साथ जुड़ चुके हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है। अभी मास्टर्स जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है उसमें 3 बार भारत के लिए कांस्य पदक उन्होंने जीता। 12 बार लगातार आप नेशनल चैंपियन बनी है मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ये एक हिस्ट्री है, और मध्य प्रदेश के लिए अभी तक ऐसा काम किसी भी महिला स्पोर्ट्स पर्सन ने बैडमिंटन में नहीं किया है। तो वो नाम है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े खेल अलंकरण विक्रम पुरस्कार से सम्मानित पूनम तत्वादी जी का। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पूनम जी, एक लंबा करियर आपका हो चुका है, मेरे ख्याल में 4 दशकों से आप बैडमिंटन खेल रही हैं, 40 साल से खेल रही हैं। बैडमिंटन खेलना, उसके साथ फैमिली को देखना, उसके बाद बेटी हुई उसे देखना, बेटी की बेटी हुई, जो बच्चा हुआ उसे देखना, मतलब एक बहन, बेटी, पत्नी से लेकर नानी तक के किरदार में आप आ चुकी हैं। तो इस पूरी जर्नी को आप किस तरह से देखती हैं कि कैसे एक बहन बेटी के रूप में आपने अपना करियर शुरू किया, आज आप नानी हो गई हैं, तब भी आप अभी हाल ही में नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट जीत कर आई हैं। हाँ। ये एक खेल के प्रति पैशन है जी। जिसके कारण अभी तक खेल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हमें जो चीज़ पसंद है या जिसका हमें पैशन है, उसके लिए हमारे पास टाइम निकल ही जाता है। हमें टाइम निकालना होता है सब चीज़ों के लिए। टाइम ऐसा नहीं हम ये कह दें कि टाइम नहीं है इसलिए हम खेल नहीं पाते, ऐसा नहीं है। हमको जो चीज़ पसंद है तो हम उसके लिए कहीं न कहीं से टाइम निकालते ही हैं। इसीलिए अभी तक ये चल रहा है और होपफुली आगे भी चलता रहेगा। मैंने खेलना 1981 में चालू किया था। मैं बीएचएल से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरे फादर बीएचएल में थे, एमसी तिवारी साहब। एमसी तिवारी साहब। तो वो खेलने जाया करते थे, तो उनके साथ हम लोग भी जाते थे। और उस समय बीएचएल में काफ़ी मतलब बाकी जगहों से अच्छी फैसिलिटीज़ थी। एक ऑफिसर्स क्लब, सीनियर क्लब कहलाता था उस समय, अभी ऑफिसर्स क्लब बोलते हैं उनको। वहाँ पे भी बैडमिंटन कोर्ट था, तो वहाँ हम लोग हमारा मतलब रूटीन था कि हमारे फादर शायद 4 बजे, उस समय बीएचएल की छुट्टी होती थी, 4 बजे घर आते थे, 5 बजे हम लोग सब खेलने जाते थे। तो वहाँ से एक खेल चालू हुआ और फैसिलिटीज़ वहाँ थी, तो ऐसा मुझे ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं आया कि भाई शटल नहीं है या कोर्ट नहीं है या ये नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी ये मुझे देखने को नहीं मिला। और वहाँ पे फिर कैंप्स भी लगते थे
मतलब मैंने खेलना स्टार्ट किया तब वो कैंप वाला चालू हो गया था, मतलब NIS, हाँ समर कैंप्स, लेकिन सिर्फ समर में लगते थे 1 महीने के लिए, और NIS कोचेज आते थे उसमें, NIS भी चालू हो गया था तो NIS कोचेज वहाँ, तो BHL जो था उस समय वो एक समर में किसी भी NIS कोच को बुलाया करते थे वहाँ पे, जो 1-1.5 महीने कैंप, बच्चों को ट्रेनिंग, हाँ कैंप लगा के वहाँ पे सारे ज्यादातर BHL के बच्चे ही होते थे, बाहर वाले कम होते थे, उन सबको वो खिलाते थे, तो वहां से खेलना चालू हुआ। वही समर में वो कैंप अटेंड किया, फिर हाँ भाई ये थोड़ा ठीक खेलती है करके टूर्नामेंट खेलो। आपको अगर ध्यान हो तो उस समय टीवी पार्थसारथी टूर्नामेंट हुआ करता था, जो डिस्ट्रिक्ट होता था, लेकिन उसमें 2 पोर्शन होते थे, एक सिर्फ BHL एम्प्लॉइज के बच्चों का होता था, अच्छा, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होता था, तो वो BHL एम्प्लॉइज के जो बच्चे का होता था उसमें खेलते थे, तो उसमें जीते, तो फिर आगे हाँ भैया और खेल सकती है ये, तो फिर वहां से एक खेल चालू हुआ, और स्कूल टूर्नामेंट खेले फिर उसके बाद, तो स्कूल टूर्नामेंट में नेशनल में सिलेक्शन हो गया 1981 में मेरे ख्याल से, वो फर्स्ट नेशनल्स था, तो एक बार नेशनल में हो गया सिलेक्शन, तो उसके बाद फिर समर कैंप्स और हम लोग रेगुलरली अटेंड करने लगे, और पूरे साल भर खेलते ही थे, ऐसा स्टार्ट हुआ बैडमिंटन में। तो कितने आराम से पूनम जी ने बताया कि कैसे समर कैंप में गए, कैसे वहां पर ट्रेनिंग करी, कैसे फिर MP की स्कूल टीम में आए, नेशनल चैंपियनशिप खेलने चले गए, और फिर वो कारवां आगे बढ़ गया। यानी 40 साल पहले की घटना इतने सरल शब्दों में उन्होंने बता दिया, और आप सभी जानते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े वे तो जानते ही हैं कि नेशनल खेलना यानी अपने स्टेट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना कितना कठिन चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि आपको पहले डिस्ट्रिक्ट में अपनी प्लेस बनानी पड़ती है, फिर स्टेट में प्लेस बनानी पड़ती है, तब जाकर आप नेशनल में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये कहानी उस लड़की की कहानी है जिसने एक छोटी उम्र से बैडमिंटन खेलना शुरू किया, और उन्होंने जैसा बताया कि उनका जो पैशन था खेल के प्रति वही आज भी है, और उसी के कारण आज पूरे देश में वे लगातार 12वीं बार मास्टर्स की नेशनल चैंपियन बनी है। और शुरुआत में जिस तरह से उन्होंने शुरू किया था, हम एक बार फिर से उन्हें वहीं ले चलते हैं। पूनम जी, शुरुआत 1-2 महीने के कैंप के साथ हुई, उस टाइम मेरे ख्याल में उतने बच्चे भी नहीं आते थे खेलने, जैसे आज बल्क में बहुत सारे लोग आते हैं, तो उतने सीमित संसाधन में सीमित प्लेयर्स के साथ खेलकर आगे बढ़ना, और केवल 1 महीना ट्रेनिंग, उसके बाद साल भर फिर कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो वो भी एक चुनौतीपूर्ण बात रहती है कि आपने 1 महीने सीख लिया, आप साल भर आपके पास प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर कैसे ग्रो किया आपने? समर कैंप में जो सीखते थे उसको ही मतलब सारे लोग ग्रुप बना के खेलते थे उस समय, मतलब कोच चले गए, उनसे ही पूछ लिया कि आगे हम क्या करें, मतलब ये कैंप के बाद हम कैसे नेशनल्स के पहले क्या ट्रेनिंग करें, तो वो जो बताते थे वो लिख के रखते थे, वो करते थे, और एक ग्रुप हो जाता था 10-15 बच्चों का, तो वो खुद ही हम लोग सुबह इकट्ठे होके ये नटराज में ही वहां पे ट्रेनिंग करते थे, वहीं से मैं डायरेक्ट स्कूल जाती थी, मैं कामल से पढ़ी हूँ, कामल BHL से, तो नटराज में ट्रेनिंग करते थे, वहीं से हम चेंज करके सीधे वहीं स्कूल जाते थे, हाँ वहीं से स्कूल जाते थे, और फिर शाम और दिन में तो कोई ट्रेनिंग होती नहीं थी, मतलब 3 सेशन वाला उस जमाने में नहीं होता था। आजकल तो बच्चा रैकेट पकड़ता है और पेरेंट्स पहले डमी स्कूल में डाल देते हैं कि भाई वो खेल रहा है तो डमी स्कूल नहीं जाना, उस जमाने में ऐसा सब कुछ होता नहीं था, ना ये एकेडमीज थी कोई कि जहाँ पे आप जाके 3 सेशन कर सको या 2 सेशन मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात होती थी। तो नेशनल्स के और स्टेट के पहले फिर 3 बजे से शाम को हम लोग खेलते थे, काफी भीड़ होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं, तो नहीं खेलने मिलता था तो भी फिर वो 2 दिन के 2-2:30 बजे जाते थे, स्कूल से आए और तुरंत खेलने चले गए, तो वैसे वो पूछ के करते थे, ग्रुप बना के, कोई कोच नहीं, कोई वो नहीं। फिर बाद में BHL में NIS एक कोच अपॉइंट होने लगे। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेट भेजना है, ड्रॉप जोन है ना? शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना? ड्रॉप जोन। एक नायडू सर करके थे, उनका वहां पे अपॉइंटमेंट हुआ था, तो फिर वो 4 बजे से नटराज में हम लोगों को उन्होंने एक ग्रुप बनाया जो बच्चे ठीक खेलते हैं, तो उनको फिर वो थोड़ा बहुत
सिखाते थे या ट्रेनिंग कराते थे, जो भी उनका उस समय शेड्यूल चलते थे। आज के ज़माने जैसी एकेडमीज़ तो उस समय थी नहीं, और होती तो शायद सिनेरियो डिफरेंट होता। शटल्स अलग थी, शटल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि बीएचएल अपने एम्प्लॉइज़ के बच्चों को प्रोवाइड करती थी शटल, तो वो आराम से होता था। और फिर स्टेट खेलते थे, स्टेट अंडर 13 तो मैंने अंडर 12 नहीं खेली हूँ मैं, अंडर 15 स्टेट चैंपियन हूँ, अंडर 18 भी हूँ। वैसे ही मेरा भी वैसे ही था कि 15 मैं स्टेट चैंपियन थी तो मैं 18 का फाइनल खेल रही थी, और 18 मैं स्टेट चैंपियन बनी तो मैं लेडीज सेमी खेल रही थी। तो वैसे ही आगे बढ़ते रहे, और अगर कुछ करना है तो वो क्लिक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जब लेडीज में पहुंचेंगे तो हम चैंपियन बने। हाँ, अगर आप जूनियर रहते ही सीनियर में क्लिक करोगे तो। और मेरा बेस्ट सब जूनियर 83 का है, 1983 में मैं सब जूनियर में थी, मैं उस समय इंडिया नंबर 3 रही हूँ। उसका भी ये है कि एक तो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था नेशनल्स का, तो मुझे कोई प्रेशर नहीं था, कोई वो नहीं, दबाव नहीं था कि तुम मतलब मैं अच्छा खेलती गई और सेमी तक मैं खेली। उसके बाद मैं जूनियर्स में भी क्वार्टर फाइनल्स मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस है, फर्स्ट 8 में मेरी रैंकिंग थी। लेडीज भी क्वार्टर तक मैं खेली हूँ नेशनल्स में, मतलब फर्स्ट 8 में मैं रैंकिंग में थी। उस जमाने में इतना टूर्नामेंट्स नहीं खेलते थे, मतलब आजकल जैसे 5 रैंकिंग होते हैं, आप सारे प्लेयर्स खेलते हैं, हम लोग 1-2 रैंकिंग खेल लें, वही 5 होती भी नहीं थी मेरे ख्याल से, एक नेशनल्स और ये 1-2 होती थी, तो उसमें भी एक रैंकिंग खेलने तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। और ये पैटर्न भी बहुत चेंज हो गया पहले के हिसाब से। अभी तो आप रैंकिंग खेलो, हर आपको मिलती है, पहले ऐसा नहीं था, आपको स्टेट से सेलेक्ट होके ही जाना पड़ता था, डायरेक्ट एंट्री नहीं थी। अभी बहुत चेंजेस हैं काफी, तो इस प्रकार चलता गया। और उसके बाद वेटरन एक ये अच्छी बात हो गई कि अब एक वेटरन टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए, जिसके कारण जो लोग छोड़ देते हैं, मतलब नेचुरली एक एज के बाद आपको छोड़ना ही पड़ता है, आप compete नहीं कर सकते जूनियर से, तो वो वेटरन टूर्नामेंट 35 प्लस जो स्टार्ट हुआ है, उससे जो सारे पुराने प्लेयर्स हैं वो वापस से खेलने लग गए। और आपको मैं बताऊं ये कि कोई बहुत इजी नहीं होता। आप अगर आज भी 35 और 40 प्लस का टूर्नामेंट देखेंगे तो वो आपको मतलब एक बहुत अच्छे लेवल पे होता है, इतना इजी नहीं है, और बहुत आराम से कोई नहीं खेलता है, सारे तैयारी करके आते हैं उसके लिए अलग सेशंस लेते हैं, जो वेटरन प्लेयर्स को जो सेशन लगते हैं कि कम ट्रेनिंग वाले, मोर ऑन कोर्ट लेस ट्रेनिंग, तो वो वाले सारे सेशंस होते हैं। और हमारे पास भी काफी लोग आते हैं कि भाई आप हमको ट्रेन करो फॉर 55 प्लस 60 प्लस, इसके लिए ट्रेन करो। तो एज के लिए कहा जाता है, जैसा पूनम जी कह रहे हैं कि 35 प्लस के जो इवेंट जब से स्टार्ट हुए हैं, जो मास्टर्स जब से स्टार्ट हुए हैं, तब से कंपटीशन वहां पर भी बहुत बढ़ गया है। और आप चूंकि लगातार खेल ही रही हैं, तो इसलिए आपके लिए उतना ज़्यादा मेरे ख्याल में दिक्कत नहीं हुई, जो कि प्लेयर छोड़ने के बाद कहते हैं। और पूनम जी ने बताया कि बीएचएल स्पोर्ट्स क्लब से ताल्लुक़ रखती हैं, फादर बीएचएल भोपाल में पोस्टेड थे, और उनके साथ शुरू किया था खेलने जाना कोर्ट पर, और खेलते खेलते आज दुनिया के अलग अलग देशों में कई इंटरनेशनल इवेंट्स में आप खेली हैं। बीएचएल स्पोर्ट्स क्लब के बारे में मैं बता दूं कि 67 एकड़ में ये स्पोर्ट्स क्लब व्यवस्थित रूप से बसाया गया है, 82-83 में जिसे तैयार किया गया था, और आज हमारे प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 24 खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है। पूनम जी जैसे कई बड़े प्लेयर्स उस स्पोर्ट्स क्लब की देन रहे हैं, जिनमें मेरे ख्याल में हर गेम से एक ना एक ऐसा नाम निकला है जिसने मध्य प्रदेश और देश का गौरव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। और तो अपने पिताजी के साथ जाना, कोर्ट पर जाना, और उसके बाद वहां से जर्नी को आगे बढ़ाना, आइए पूनम जी से ही जानते। पूनम जी, फादर ऐसे कोई प्रोफेशनल प्लेयर तो नहीं थे, लेकिन केवल फिटनेस के लिए एक तरह से कि चलो भाई, एक उस टाइम पर टेलीविजन्स भी नहीं आए थे, तो आपके पास एंटरटेनमेंट की कोई ऐसी सुविधा भी नहीं थी, और क्योंकि वहीं आप लोग मेरे ख्याल में चेतक ब्रिज के बगल में नहीं, पहले तो बीएचएल क्वार्टर में रहते थे। तो वहां से भी आना जाना करना उतना वैसा नहीं था। और स्पोर्ट्स क्लब के बनने के बाद से क्या बदलाव आया आपके जीवन में भी और बीएचएल के स्पोर्ट्स में भी?
स्पोर्ट्स क्लब उस समय आज से और उस समय स्पोर्ट्स क्लब में बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। जी वहाँ पे 4 कोर्ट हैं जैसे आपको मालूम ही है, जी और 4 कोर्ट में हम लोग हमारा पूरा एक बहुत बड़ा ग्रुप था। जी और उस समय भी मतलब NIS अच्छे चीमा सर, अनिल गुप्ता सर, जी ये लोग सब समर में आते थे और कैंप्स लेते थे। वही और फिर वो 1 महीने सर, एक यहाँ शायद मेरे ख्याल में टाइम बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ 2 टाइम महीने नहीं, फिर यहाँ एक NIS कोच अपॉइंट हो गया अपॉइंट था। हो गए नाइट। ये समर में, हाँ, नायडू साहब थे और उसके बाद भी 2-3 लोग आए, तो वो लोग यहाँ पे रेगुलर हाँ, हो गए थे। शहनवाज सर भी थे बीच में एक बार। साई उनकी से वो पोस्टिंग हुई थी। हाँ कनेक्ट हो गया था। तो हम्म, साई का एक कोच आते थे और रहते थे। वैसे भी नहीं तो BHL में मतलब जय सिंह जी भी NIS करके करके आए आ थे। गए थे, उन्होंने भी पूरा वहाँ पे कैंप सुबह शाम उनका चलता था ट्रेनिंग। तो काफी बच्चे थे, ऐसा नहीं है, करीब 40-50 बच्चे थे जो कि 2 ग्रुप में खेलते थे, एक A क्लास ग्रुप और एक B, जो टूर्नामेंट वाला ग्रुप था, और एक दूसरा ग्रुप था जो तैयार हो बिगिनर्स, रहे थे, जी जी बिगनर्स वाला। तो बहुत अच्छा उस समय माहौल था BHL स्पोर्ट्स क्लब का, और काफी कंपटीशन भी था। तो अच्छे से वो होने के बाद वहीं से एक्चुअली चालू हुआ, और वहाँ हम वहीं से मैं सारा कुछ सीखी। और कैंप्स में ऐसा है, मुझे भी समर कैंप मिला था नेशनल्स के बेसिस पे जी। पटियाला में। वो मैंने एक समर कैंप अटेंड किया था, और उसके बाद फिर मैंने भी शहनवाज सर जो NIS अरेरा क्लब आए थे, फिर मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई BHL से। वहाँ पे मैं जाने लगी उनके पास ही। वो अरेरा क्लब में एक 5-6 लोगों के ग्रुप को सिखाते थे। और नहीं तो वैसे उस समय क्या होता था कि जैसे वेस्ट जोन की टीम बनी, तो वेस्ट जोन का एक कैंप लगता था। वो कैंप कोई कोच लेता था, तो बस उनसे ही सीखते थे। यही यानी शुरुआत में जो था आपके पास, मतलब भले शुरू में तो 1 महीने प्रॉपर NIS कोच जिन्होंने आपको शुरू से ही बेसिक ट्रेनिंग दी, और आज के समय में तो बच्चे को शुरू से ही कोच मिल जाते हैं पहले दिन से ही। हाँ, आजकल तो तो फर्स्ट और डे। वो जो 1 महीने की कोचिंग और आज जो रेगुलर कोचिंग है, तो आपको क्या लगता है कि पहले उस तरह की कोचिंग रहती जो रेगुलर हमारे स्टेट में बहुत कम थी उस टाइम पे, और अब तो खैर हर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास प्रॉपर कोच हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, NIS कोचेस हैं, वो ट्रेन कर रहे हैं। तो वो यदि दौर और अच्छा रहता, उस टाइम प्रॉपर साल भर कोचिंग मिलती, तो आपको क्या लगता है कि और कितना ग्रो कर पाते बिल्कुल, अगर प्रदेश के वो प्लेयर्स? अगर आज का जैसा होता तो शायद सिनेरियो डिफरेंट ही होता। जैसे मैं भी बहुत अच्छे मैचेस खेली हूँ, ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन जो जैसे इंडिया के लिए क्लिक करने वाली बात है, तो जैसे अमीगिया अपने नाम मतलब जी, जी। कितनी बार 9-10 टाइम्स अपने नेशनल, मैंने उनको बैंक टूर्नामेंट, मैं भी बैंक में थी, तो बैंक ऑल इंडिया इंटर बैंक होता था, उसमें सारे हुफरीश नरीमन, अमीगिया, ये लोग सब खेलते थे, सुषमा खांडेकर। तो मैंने अमीगिया को भी हराया है उसमें। एक 3 गेम्स का हमारा बहुत अच्छा मैच हुआ था। लेकिन बस वही है कि नेशनल में कोई ऐसा वो नहीं किया, मतलब क्वार्टर फाइनल और ये सब तो खेले, लेकिन जो नेशनल चैंपियन या फाइनल्स खेलने का मौका नहीं मिला। ऐसा कुछ एकेडमी होती तो ऐसा लगता है कि हाँ शायद सिनेरियो डिफरेंट होता। अगर इतना जैसे आजकल होता है कि भाई 9 साल का बच्चा है, वो 9 साल से ही वो प्रॉपर ट्रेनिंग करता है, प्रॉपर टूर्नामेंट खेलता है, पूरी स्कूल नहीं डमी स्कूल में जाता है, उसको उसके साथ एक कोच लगा रहता है, वैसा कुछ होता तो शायद सिनेरियो डिफरेंट होता। खैर उस समय और अभी के कंपटीशन में बोलूंगी कि नंबर ऑफ एंट्रीज ज्यादा हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ गेम इतना अच्छा नहीं है मतलब जो इनिशियल लेवल में। अभी क्या है कि बच्चा खेलना स्टार्ट करता है और पेरेंट्स बोलते हैं चलो भाई टूर्नामेंट खिलाओ, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए पेरेंट्स को। तो मेरा ये कहना है कि मतलब 2 या 3 साल के बाद ही आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा गया 1 महीने में आपको चैंपियन बन के निकलेगा। मतलब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है आजकल। Eyebrow toner powder, eyebrow hair shampoo, eyebrow onion hair oil, ये मेरे लिए भी लेके उसका eyebrow charcoal face wash, eyebrow द वर्ड ऑफ Aldi Cosmetics,
लेकिन उस 2 साल के लिए रिजल्ट के लिए भी आपको उतना वेट करना पड़ेगा कि बिल्कुल आपको पेशेंस है। प्रॉपर ट्रेनिंग करना है, हम्म, पेशेंस चाहिए, और प्लेयर किस तरह से ग्रो कर रहा है वो तो उसके साथ रहने वाला कोच बहुत अच्छी तरह से बता सकता है। हम्म, तो आपके जीवन में जैसा आपने कोचेस के नाम लिए और फिर एक नाम आया शाहनवाज सर का, हम्म। तो उनके साथ किस तरह का और कितना ट्रेनिंग का पार्ट रहा आपका, और क्या लाइफ में आपकी स्पोर्ट्स लाइफ में और कोर्ट की लाइफ में जो चेंजेस आए हैं वो उनके कारण कितने आए हैं? शहनवाज सर के पास जब जाने लगे तो फिर वो पूरा साल भर की ट्रेनिंग होने लगी। जी। मतलब मॉर्निंग ट्रेनिंग बराबर वो आते थे, हम लोग ये अपने ओल्ड कैंपेन में ट्रेनिंग करते थे, और उससे वो ट्रेनिंग मैं बोलती हूँ वही ट्रेनिंग आज हमारे इस उम्र में भी काम आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेनिंग करवाई है मतलब बहुत बहुत ही जी तोड़ हमने ट्रेनिंग करी है उस समय। तो वो ट्रेनिंग आज भी हमारे काम आ रही है। वही मतलब जो स्टेमिना बिल्डिंग उस समय हुआ, जब मसल जो भी बोलेंगे कि हम लोग जो फिट हुए, वो आज तक हम उसके बल पे खेल रहे हैं। और शहनवाज सर प्रॉपर 3 सेशन करते थे कोई भी टूर्नामेंट के पहले, वो 3, और बाकी समय हम लोग 2 सेशंस करते थे। तो वो हमेशा वहाँ रहते थे, पूरी हेल्प हमको वो जितनी भी हमको गवर्नमेंट से मिल सकती थी वो हमको करवाते थे मतलब। और हम लोगों के साथ भी वो जाते थे जो भी टूर्नामेंट में हो। तो उनका एक अलग वो था, उनसे हम लोग एक अलग तरह का उनके लिए हमारा हमको रिस्पेक्ट था। हम उनसे डरते भी थे, लेकिन उनसे बहुत मस्ती भी करते थे। लेकिन एक जो वो डर वाली बात है वो भी हमको थी उनसे। वो जो गैप रहता है गैप एक कोच और एक स्टूडेंट का, स्टूडेंट के तो बीच वो में। था, मतलब वो रिस्पेक्ट तो आज भी बहुत है उनके लिए। और वो एक डर जो होता है ना कि भाई नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, या उनकी आंख से ही डर लगता था कि नहीं वो देख रहे हैं मतलब ये हम गलत कर रहे हैं, तो ये वो उनके साथ था। तो दर्शकों, कहते हैं ना कि यदि आपका आधार मजबूत है तो उस पर जो बिल्डिंग आप बनाएंगे वो बहुत अच्छी बनेगी और मजबूत बनेगी। यही पूनम जी ने भी बताया कि जो शाहनवाज सर ने उस टाइम ट्रेनिंग कराई है वो ही ट्रेनिंग आज भी उनके काम आ रही है, और वो जो बेस तैयार किया गया है उस बेस पर चलकर आज लगातार इस एज में भी वे लगातार नेशनल चैंपियन हैं, और 12 बार से लगातार खिताब जीतना और अपने खिताब को बनाए रखना अलग अलग एज ग्रुप में, ये आसान काम नहीं है, बहुत ही चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को वे बहुत अच्छी तरह से ले रही हैं। तो शाहनवाज सर की जो खासियत थी उनमें आपको कुछ बात याद आ रही, कुछ ऐसा वाकया उनके साथ गुजरा हो जो आपको हमेशा जीवन में याद आता है कि हाँ ये एक ऐसी बात थी जिसने आपको इंस्पायर भी किया, मोटिवेट भी किया, और आपके जीवन पर भी बहुत प्रभाव डाला? वो मेरे साथ मेरा लास्ट वो था जूनियर का लास्ट अंडर ईयर 18। था, हाँ। तो उस समय वो उन्होंने मुझे पूरा समर में अच्छे से उसके पहले पूरे अच्छे से हम लोगों ने सब तैयारी करी थी। और तो वो मेरे साथ गए थे वो टूर्नामेंट के लिए, हमको याद नहीं आ रहा कहाँ था वो नेशनल्स, लेकिन वो मेरे साथ उधर गए थे और उन्होंने मेरे को पूरे टूर्नामेंट में, मैं क्वार्टर फाइनल खेली थी उस समय, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने मेरे को हर मैच के पहले और हर मैच के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो एक एक चीज बताई थी कि आप ऐसा खेलो, अभी आप ऐसा रेस्ट करो, आपको घूमना नहीं है, आपको ये करना है, वो उन्होंने एक एक चीज कराई थी। तो उसके कारण मैं उस समय वहां पे क्वार्टर में खेल पाई। तो वो मैं उनको उनको ही डेडिकेट करती हूँ कि वो उन्होंने मुझे अलग चेंज दिलाया, क्योंकि उसके अलावा कोच मैनेजर पहले मैं बोल वो इस तरीके से नहीं बताते थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी तो वो ट्रेनिंग के लिए हमेशा खड़े रहते थे। हम लोग हाँ से पहले वो ग्राउंड पे होते थे, और बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो। आपको मैं एक बताऊं कि हम लोग को लॉन्ग डिस्टेंस वो टीटी नगर स्टेडियम से केरवा डैम का करवाते थे, वहां तक हम लोग दौड़ के आते लॉन्ग थे। डिस्टेंस रनिंग विवेक तत्वादी को दौड़ के वापस आना होता था, हम लोगों को सिर्फ जाना होता था। तो हम लोग जब दौड़ते थे तो वो हमारे साथ साथ स्कूटर पे चलते थे, और हम लोग वापस बैठ के आते थे, और विवेक को पूरा वापस भी आना होता था। ये हमने मंडीदीप भी किया है, मतलब उस जमाने में होशंगाबाद रोड होती नहीं थी, सिर्फ कच्चा होता था। तो दौड़ के जाते थे, मंडीदीप तक दौड़ना है और विवेक को वापस भी दौड़ना है, और हमको वो स्कूटर पे बिठा के वापस लाते थे।
प्रिया नलगुंडवार, अगर आपको याद हो, ये हमारी जो फर्स्ट 8 लेडी ऑफिसर्स हुई थी एयरफोर्स में, उनमें से एक थी इंडिया वो। की। हाँ, इंडिया की, उनमें से एक है, वो भी बैडमिंटन खेलती थी और वो भी हमारे साथ ट्रेनिंग करती थी उस समय। तो ये उनके साथ का वाकया बता रही हूँ मैं कि मैं और वो जाते थे वापस, वो भी शहनवाज सर के अंडर में ही थी। तो काफी शहनवाज सर उस समय ये सब हम लोगों के साथ-साथ ही रहते थे, बिल्कुल। तो दर्शकों, कैसे शुरुआत की, कैसे ट्रेनिंग की और शाहनवाज सर का कितना ज़्यादा पूनम जी की लाइफ पर, उनके खेल के जीवन पर असर है, ये उन्होंने बताया। और इस एपिसोड को हम केवल एक ही अंक में समेट नहीं पाएंगे, तो आज के इस अंक के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम और भी बातें पूनम जी से करेंगे, उनके स्पोर्ट्स करियर के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, और किस तरह से बैडमिंटन खेल ने उनका जीवन को बदला है, उसके बारे में।